रणक्षेत्र तो इन दिनों महाराष्ट्र बना हुआ था क्योंकि निकाय चुनाव जो हो रहे थे, लेकिन आज वो रणक्षेत्र जहां पर ये निकाय चुनाव हो रहा था, अब चुनाव खत्म हो चुका है। 5:30 बजे तक का वक्त था। अब इंतजार आज की रात का होने वाला है। आज की रात के बाद जब कल का सुबह उगेगा तो फिर ये पता चल जाएगा कि इस बार महाराष्ट्र के निकाय चुनाव ने आखिरकार किसका परचम लहरता हुआ दिखाई देने वाला है। आमची मुंबई, खासतौर से बीएमसी किसकी होने वाली है। तो महाराष्ट्र में खत्म हो गए निकाय चुनाव और मतदान की मशीनें भी अब बंद हो चुकी हैं। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि सियासत की मशीनें पूरी तरह से चल रही हैं, क्योंकि कल परिणाम आने वाला है। और इसलिए सबसे बड़ा सवाल आज रणक्षेत्र में ये पूछने वाले हैं हम कि कौन जीतेगा। ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि महाराष्ट्र किस रास्ते पर जाएगा। 2017 के बाद पूरे 8 साल के बाद ये निकाय चुनाव हो रहे हैं। यानी ये चुनाव होने थे 2025 में, लेकिन 3 साल तक ये टलते रहे। तो इस लिहाज से पूरे 8 साल 11 महीने के बाद ये निकाय चुनाव हुए हैं और इसलिए ये चुनाव साधारण नहीं माना जा सकता। ये चुनाव सत्ता, संतुलन और संस्कारों का चुनाव है। ये वही महाराष्ट्र है जहां बाला साहब ठाकरे जी की विरासत पर आज भी राजनीति होती है, जहां शिवसेना का नाम लेकर हिंदुत्व की जगह सत्ता का सौदा किया गया 2022 में, ये देखा सबने। और जहां आज सवाल ये है कि असली वारिस कौन है। असली और नकली की लड़ाई भी इस चुनाव के दौरान देखने को मिली थी। असली और नकली की पहचान भी ये कहा जा रहा है कि जब कल सुबह परिणाम आएंगे तो इसकी पहचान भी हो जाएगी। बाला साहब की सोच किसके साथ है, इसे लेकर भी चर्चा खूब हुई। बीजेपी के लिए अगर देखें तो बीजेपी के लिहाज से ये चुनाव सिर्फ निकाय चुनाव नहीं है। ये कहने को सबसे छोटी इकाई का चुनाव था, लेकिन इसकी जो राजनीतिक परिस्थिति है, इसका परिदृश्य है, वो बहुत वृहद है। बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो 2017 की हार का बदला ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार ले सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2017 की रिजल्ट्स की अगर बात करें तो सिर्फ 2 सीट्स पीछे रह गई थी, लेकिन उस समय परिस्थिति अलग थी। उस वक्त शिवसेना 2 धड़ों में नहीं बटी थी। शिवसेना 84 सीट जीतती है 2017 में, तो 82 सीट बीजेपी जीत लेती है। लेकिन इस बार क्या ये जो फासला था, और अब जब शिवसेना दो धड़ों में बट चुकी है, इसके बाद क्या ये जो महायुति है और खासतौर से बीजेपी की जो हार हुई थी, उसका बदला इस चुनाव में ले लिया जाएगा। मुंबई से लेकर ठाणे, पुणे से लेकर नासिक तक बीजेपी जानती है कि नगरपालिका का रास्ता ही महाराष्ट्र की सत्ता तक जाता है और इसीलिए उनके लिहाज से ये बेहद खास चुनाव हो रहा है। ये निकाय चुनाव इस बार इस लिहाज से भी बेहद खास हो जाते हैं क्योंकि इस पूरे के पूरे चुनाव में हमने बयान बहादुरों को देखा, जातियों में बांटते हुए लोगों को देखा, हमने हिंदू बना मुसलमान की राजनीति देखी, बुर्का और हिजाब की राजनीति देखी, हिंदू मेयर होगा, मराठी गैर मराठी का मुद्दा देखा। लेकिन लोगों ने किस मुद्दे को चुना और किस मुद्दे के साथ किस पार्टी की विश्वास और विश्वसनीयता, किस गठबंधन की विश्वास और विश्वसनीयता पर आज चयन हो गया। और चयन के बाद कल परिणाम जब आएंगे, उसकी तस्वीर जब सामने आएगी, तो बहुत बड़ा मैसेज ये परिणाम देते हुए नजर आएंगे। हम आज इसी पर करने वाले हैं खुलकर बात। हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ आपको लिए चलते हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएमसी समेत सभी नगर निगमों पर मतदान समाप्त हो चुका है। कल अब मतगणना होने वाली है। कल सुबह मतगणना शुरू हो जाएगी। मुंबई में अगर बात कर ले, अकेले बीएमसी की बात की जाए तो अब तक 41.08% वोट डले। राजनीतिक पार्टियों को अब कल का इंतजार है। तो बीएमसी समेत सभी नगर निगमों पर मतदान समाप्त हो चुका है। कल का दिन बहुत निर्णायक होने वाला है क्योंकि कल मतगणना है और मतगणना के बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा। मुंबई की बात की जाए तो 3:30 बजे तक के ये आंकड़े में हम आपको बता रहे हैं कि 41.08% वोटिंग दर्ज की गई थी। हालांकि ये कहा जा रहा था कि इसकी गति धीमी है, लेकिन शाम होते होते कहा गया था कि इसकी गति और बढ़ेगी। तो आगे जो आंकड़े आएंगे वो भी हम आपके सामने रखेंगे।
तो आगे लगभग 6:30 बजे के करीब हमें फाइनल वो आंकड़ा आ जाएगा कि टोटल कितने % वोटिंग हुई है। लेकिन अभी जो आंकड़े आपके सामने हैं वो 3:30 बजे तक के हैं। अब इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के वायदे और वायदों के बाद अब दावों का पिटारा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन असली, कौन नकली, किसका विश्वास बरकरार, किसकी विश्वसनीयता बरकरार, इस पर भी आज की रात खूब चर्चा होगी। इंतजार कर का। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज चुनाव का दिन था, आज तमाम बड़े दिग्गजों ने भी बीएमसी की अगर बात करें, बृहन मुंबई महानगर पालिका की अगर बात करें तो आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका ये कही जाती है, महानगर पालिका कही जाती है, क्योंकि 74,000 करोड़ से भी ज्यादा ये बजट होता है इस महानगर पालिका का। तो कुल मिलाकर 227 सीटें थी। और जब हम मुंबई की बात करते हैं तो वहां पर दिग्गजों का तांता आज देखने को मिला। और जब वोट डालकर वो बाहर निकले, उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस आए, कुछ रिएक्शंस सुनते हैं और फिर इसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे जगह ऐसे कि वहां से शिकायतें आ रही है। कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग। और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज के लिए वो सैलरी लेते हैं। सब जगह पर महाराष्ट्र में डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहते। लोग पूरी तरह विकास चाहते हैं और हमारा एजेंडा चुनावी, हम विकास के एजेंडे पे लड़े। मुंबई महानगर पालिका भारत का सबसे अमीर, सबसे बड़ा महानगर पालिका है और कुछ लोगों ने इस इलेक्शन को भावुक मुद्दों में लोगों का ध्यान कहीं और आकर्षित करने की कोशिश की है, उनको गलत तरह से प्रभावित करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे यकीन है कि मुंबई की जो आम जनता है, जो आम मतदाता है, वे बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। वे जानते हैं कि पिछले 25 वर्षों में 2 परिवारों ने मुंबई को लूटा है, मुंबई महानगर पालिका को लूटा है। और यदि हम मुंबई महानगर पालिका, जो हम गर्व से कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा, सबसे अमीर महानगर पालिका है, यदि इसे अधिक अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं, अपने रोड, वाटर, गटर, मीटर की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो लोगों को पता है कि महायुति सरकार जो केंद्र में है, राज्य में है, महायुति ही लोगों को न्याय दे सकती है। शिंदे शिवसेना की महायुति बहुत प्रभावी रूप से जीतेगी। जो देश की हवा है, जो बिहार की हवा है, जो महाराष्ट्र की हवा है, वही दिखाई पड़ेगा मुंबई महानगर निगम में। गुड गवर्नेंस, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन आज देश के लोग चाहते हैं। तो वहीं नहीं जीतेंगे, बंगाल में भी जीतेंगे और आसाम दोबारा जीतेंगे। हमारा मतलब 216 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी का महायुति को सपोर्ट है और हमें पूरा विश्वास है कि मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं बढ़ रहा है टक्का, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है टक्का। इसका मतलब हमारा विजय पक्का। हमको ऐसा लगता है कि टक्का बढ़ना चाहिए, लेकिन कम टक्के से भी हमको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि ठाकरे बंधु को लगता था कि भाई हम एक साथ आए तो लोगों में बहुत बड़ा उत्साह होगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। देखिए, ये पूरे महाराष्ट्र की सरकार की फेलियर है, इलेक्शन कमिश्नर की पूरी गलती है कि आज मुंबई के अंदर मैं तो हर बूथ पे जा रहा हूँ, केओस हो। कहीं पर जाओ, आदमी के पास इतने सालों से वोट डर रहा है, उसका वहां पे नाम नहीं है, दूसरे बूथ पे भेजते हैं, वहां जाता है, नाम नहीं है, घर चले जा रहा है। अरे वोटर कार्ड दिखा रहा है, इलेक्शन कार्ड दिखा रहा है, उन लोग लगाते, स्कैन नहीं हो रहा है। कितनी जगहों के ऊपर महिलाएं, बूढ़े परेशान खड़े हुए कि हमारा नाम, यहाँ से वहां बस भगाया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने किया क्या यहाँ पे? अरे मेरी खुद की डॉटर का नाम कट कर दिया, वो आई वोट डालने के लिए, तो अभी वोटिंग उसका नाम ही नहीं है। दूसरी जगह, अरे तो क्या करोगे आप? ये जेन जी है, फर्स्ट टाइम वोटर था, एंथुसियाज्म था सबके अंदर। कितने लोग इस तरह से रिटर्न जाना पड़ा सबको घर पे विदाउट वोट डाले। मुंबई में विकास की एक धारा बह रही है। मुंबई शहर विकास के रथ पर सवार होकर सरपट दौड़ रहा है। यह दौड़ रुकनी नहीं चाहिए, मुंबई का विकास थमना नहीं चाहिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए। मतलब मुंबई का महापौर महायुति का महापौर होना चाहिए, ताकि मुंबई का विकास अनवरत जारी रहे। मुंबई करों के कल्याण के लिए, मुंबई करों के रास्ते के लिए, उनके पानी के लिए, उनके अस्पताल के लिए, उनके
उनके स्कूलों के लिए, साफ सफाई के लिए, मुंबई में सब कुछ बेहतरीन ढंग से जैसे चल रहा है वैसे होता रहे आगे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि महायुति का महापौर आए और हमने अपना धर्म निभाया है। तो आपने देख लिया, सुन लिया कि किस तरीके से ये चुनाव बेहद खास होने वाले हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि छोटा चुनाव है लेकिन इसका राजनीतिक स्वरूप बहुत बड़ा है, और इसीलिए देखिए कि आपने बयानों में भी सुना कि मैसेज बंगाल और असम तक देने की भी कोशिश की गई। और ये देखिए, ये चंद तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। आज दिन भर जो खास जो चेहरे थे जब वोट करने पहुंचे, और उसके बाद लोगों से अपील भी की गई कि वो बाहर निकलें, वोट करें। ये निकाय चुनाव आपके लिए है, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तित्व को चुनना जरूरी है, और इसलिए ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और यही वजह रही कि तमाम जो बड़े चेहरे थे वो बाहर निकले, उन्होंने वोट किया, और वोट के बाद लोगों से अपील की कि जनता जनार्दन बाहर आए और वोट करे। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने वोट डाला, पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहन, प्रकाश जावड़ेकर, शंकर महादेवन, डॉक्टर भागवत कराड़, आनंद दुबे, ये तमाम जो चेहरे थे वो आज वोट करते हुए नजर आए हैं। और चलिए आज के मेहमानों से अब आपका परिचय करा देती हूँ। स्क्रीन पर लेकर आइए, अब आज के मेहमानों से अब आपका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शैलेश पांडे जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से योगेश केदार जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ संजय द्विवेदी जी हैं जो शिवसेना उद्धव गुट से हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, और बहुत दिनों के बाद ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी को मैं देख रही हूँ एनसीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं योगेश जी आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से शिवसेना के लिए अगर देखा जाए तो असली और नकली की लड़ाई, ये कहा जा रहा है कि फैसला निर्णय यही हो जाएगा कि असली शिवसेना कौन है, कौन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ रहा है, या फिर नकली कौन है। योगेश जी देखिए, ये चुनाव अभी विकास के मामलों पर चल रहा है, विकास के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ पे हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और जो भी एकनाथ शिंदे साहब ने कार्य किया हुआ है, देवेंद्र जी ने कार्य किया हुआ है, इस पर लोगों का पूरी तरह से भरोसा बढ़ा लोगों में दिख रहा है। और जो भी हमने यहाँ पे जितने भी बड़े लोगों से चर्चा कर रहे हैं, हम लोग कुछ विद्वानों से चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोगों का ले रहे हैं, तो इस बार बीजेपी और शिवसेना की जो हमारी युति है, महायुति, उसको बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, वो मिलने जा रहा है। ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, असली शिवसेना और नकली शिवसेना का तो मुद्दा पहले ही हल हो चुका है, लोकसभा इलेक्शन में भी, विधानसभा में भी, और पिछला जो नगर परिषद और नगर पालिकाओं के इलेक्शन हो गए हैं, उसमें महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ शिंदे साहब को ही शिवसेना के नेता के रूप में देखा है। बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व का विचार आगे लेकर जो शिंदे साहब चल रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ के जनता ने मोहर लगाई हुई है। और ये आज योगेश जी, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, आपने मोहर लगेगी। एक चीज आप भूल गए, आपने बिल्कुल कहा कि यहाँ की जनता ने विश्वास किया और शिंदे साहब में देखा, उन्होंने बाला साहब जी की जो लेगेसी आगे लेकर जा सके वो छवि उनमें देखी गई। लेकिन ठाकरे ब्रदर्स, क्योंकि पहले भी ये कहा जाता था कि राज ठाकरे में नजर आते हैं बाला साहब ठाकरे जी, तो ऐसे में 20 सालों के बाद ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो दो भाइयों की जोड़ी है वो इस बार आप लोगों के लिए चुनौती बनेगी? योगेश जी, ये राज ठाकरे साहब का भाषण अच्छा है, यहाँ के लोग उनको बहुत अच्छे से सुन लेते हैं,
लेकिन जब चुनाव में वोट देने का प्रसंग आता है तो आज तक राज ठाकरे साहब को एक पहला इलेक्शन उनका छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में जितने भी इलेक्शन आए उसमें उन्होंने राज ठाकरे साहब के कहने पर कभी उनको वोट नहीं दिया है और इस बार भी वही होने जा रहा है। वास्तव में बाला साहब ठाकरे जी का जो काम करने का तरीका था, वो भाषण भी अच्छा करते थे और लोगों को उपलब्ध भी रहते थे, लोगों के काम करते थे, संगठन पर ध्यान देते थे, डेली रूटीन में वहां पे उनके पास में लोग शिकायत लेकर जा सकते थे, कुछ सुझाव लेकर के ये कर सकते थे। लेकिन ये लोगों को शिवसेना जो है विरासत में मिली थी, वो पार्टी विरासत में मिली थी। देखिए, प्रॉपर्टी तो आप पिताजी के साथ में ले सकते हो, प्रॉपर्टी के मालिक आप हो सकते हो, उसमें वारिस आप साबित कर सकते हो खुद को, लेकिन जो पार्टी होती है लोकतंत्र में, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये पार्टी जनता की एक एसेट रहता है। संजय जी, आपने हाथ उठा दिया, लेकिन इसके बाद आप ही के पास आने वाली थी और फिर बृजमोहन जी आपके पास आते हैं। शिवसेना के खरे सच्चे वारिसदार शिंदे साहब ने खुद को साबित किया हुआ है। ठीक है योगेश जी, इसी बात को थोड़ा एक जल्दी कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं जो यूबीटी का पक्ष रखेंगे। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा, यही बात हो रही थी संजय जी कि प्रॉपर्टी तो आप ले सकते हैं, लिगेसी नहीं ले सकते हैं। वो कम से कम शिंदे साहब के साथ ही ये कहा जा रहा था बार बार। तो क्या आपको इस बार लगता है कि वो जो आधिपत्य है, वो जो असली नकली वाली जो लड़ाई है, विश्वास और विश्वसनीयता की जो लड़ाई है, इस बार उस लड़ाई में आप लोग जब युद्ध में उतरे थे तो विजेता बनकर आएंगे सामने? संजय जी, हाँ संजय जी बोलिए। संजय जी का अब ऑडियो शायद संजय जी आपने अनम्यूट नहीं किया, अभी नहीं आ रही आवाज, अनम्यूट कर लीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, जब हम पढ़ा बराबर हो तब लिगेसी लेते हैं ना। अगर जैसे हमको मिल गया था, एक चुनाव चिन्ह अलग मिला, शिंदे जी को चुनाव चिन्ह अलग मिला होता, नाम अलग मिला होता, तब तो असली नकली की बात होती ना। अब असली नकली की बात ही कहाँ है? अब तो जबरदस्ती चुनाव आयोग ने जबरदस्ती जो है इनको चुनाव चिन्ह दे दिया, पार्टी का नाम दे दिया, तो असली नकली को मतलब ही नहीं रहा ना। असली नकली तब होता जब हमारे पास, जैसे हमारे पास पार्टी के नाम है अलग, उद्धव बाला ठाकरे मसाल चुनाव चिन्ह, इनके पास कोई चिन्ह होता और इसके बाद तब ये होता जनता किसको वोट दे रही है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन आज की डेट में 25 साल एक बार बोल लेने दीजिए, ओपनिंग रिमार्क बोल लेने दीजिए। जाके तो असली नकली कहाँ रहा? अब आप देखिए 2022 को भंग हो गई, 7 मार्च 2022 को भंग हो गई। आधुनिक फंड रखा गया था महानगर पालिका में कि किसी जरूरत के समय इसको एफडी हम खत्म करेंगे, लेकिन सरकार ने 50% एफडी वहां से निकलवा दी। 50% एफडी, ये मुद्दा भी आप रखिएगा संजय जी, ये मुद्दा भी आप रखिएगा, लेकिन जो पहला सवाल था ये मुद्दा भी आप रखिएगा। लेकिन देखिए, पहला सवाल आप समझ नहीं पाए। चुनाव चिन्ह ये से चेहरे से बात नहीं थी, बात लिगेसी की थी, बात सीधे सीधे उन विचारों की थी जो बाला साहब ठाकरे जी आगे लेकर बढ़े थे, जिस हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर वो बढ़े थे। क्या वर्तमान जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो उनके विचारों को आगे ले जा रही है? ये मुद्दा है। अब लवली सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। क्या पीडीपी ने गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो अपने मुद्दे छोड़ दिए थे क्या? अगर कांग्रेस गठबंधन ने किया, एनसीपी गठबंधन किया, जिस पार्टी को तोड़ के बीजेपी ने अपने संग मिला लिया, तो क्या उनका हिसाब किताब चला गया अलग? क्या बात इसकी नहीं होती? हमारे जो सिद्धांत है, राष्ट्रवाद, 80% 80 समाज सेवा, 20% राजनीति, वो तब भी थी, आज भी है। हम गद्दार नहीं है कि गद्दारों की तरह हम 50 को एकदम होके और हम ईडी सीबीआई 80% समाज नीति नहीं कर रहे हो। एक चीज 80% घर में बैठे हो और 20% में राजनीति करना चाहते हो। सुनिए, ठीक है, एक सेकंड संजय जी, आपने क्या कहा? एक सेकंड, एक साथ मत बोलिए प्लीज, एक साथ मत बोलिए। आज ये आप चीखने चिल्लाने से काम नहीं होगा, ये आज चीखने चिल्लाने से काम नहीं होगा। संजय जी रुक जाइए संजय जी,
रुक जाइए संजय जी, आज आप लोगों के चीखने चिल्लाने से काम नहीं होगा। जनता को जो करना था, वोटर्स को जो करना था वो कर चुके हैं। हाँ ठीक है, लेकिन सवालों पर ही रहिए। बात बिल्कुल बताइए साहब, बात सुनने के लिए बुलाया है, चर्चा इसीलिए होती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है ना साहब, महत्वपूर्ण ये है कि 2017 और 2025 की शिवसेना में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। वो अंतर आप लोग बार बार गठबंधन को लेकर ही क्यों बात करते हैं? अंतर आपके कृत्य में भी है, अंतर आपके बयानों में भी आ गया, अंतर आपकी हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति हुआ करती थी, हिंदुओं को लेकर जो सोच हुआ करती थी, उसमें भी अंतर आया। इस पर भी बात होनी चाहिए ना सर। ठीक है, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी से जरा मैं एक कमेंट ले लूं। आती हूँ सर, आ रही हूँ सर, प्लीज आ रही हूँ। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, ठीक है, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है, बहुत मतलब 2017 और आज 2025, 8 साल हो गए, 8 साल 11 महीने के बाद इलेक्शन हो रहा है, बहुत कुछ बदल गया। आपकी पार्टी भी 2 धड़ों में बंट गई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बार जो ये निकाय चुनाव है, ये आप छोटे चुनाव के रूप में मत देखिए। इसका स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पार्टियों की विरासत को, उनके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। तो क्या एनसीपी के साथ भी अब ऐसा ही हो गया है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि 9 साल बाद होने वाले इस चुनाव में एनसीपी भी उस समय एक थी और शिवसेना भी एक थी, बीजेपी भी उनके साथ थी। बिल्कुल परिवर्तन आया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात सच है कि जो लीगेसी की बात यदि मैं कहूं कि कौन सी पार्टी बिल्कुल महाराष्ट्र के लोगों ने सही माना है, तो वहां पे 2 ही पार्टियां निकल के आई हैं। एक के नेता हैं आदरणीय अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, और दूसरी पार्टी है जिसके नेता है आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना। ये इन्हीं 2 पार्टियों को लगातार वहां के लोगों ने स्वीकार भी किया है और उनको भरपूर मत भी दिया है। देखिए, अभी इसके पहले नगर पालिकाओं के भी चुनाव हुए। उस नगर पालिका के भी चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने यह संदेश दे दिया था कि वो चाहते क्या है। उन्होंने भरपूर समर्थन महायुति के हमारे तीनों घटक दलों को दिया है और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि ये जो चुनाव है, जो 29 नगर पालिका महानगर पालिका में जो चुनाव हो रहा है, इसमें भी महायुति के ही प्रत्याशियों को अधिकतम अवसर मिलेगा और अधिकतर जगह पर हमारे ही मेयर वगैरह चुन के पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों को मालूम है कि अगर हमको अपने क्षेत्र का विकास करना है तो जो स्टेट की, जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, अगर उससे जुड़ी हुई राजनीतिक दलों को अगर हम मौका देंगे तो हमारे क्षेत्र का बेहतर तरीके से विकास करवा पाएंगे। लेकिन एक चीज तो है ना, लेकिन सर एक चीज तो है ना, आप देखिए कि अगर आप लोग महाराष्ट्र इलेक्शन से इसे जोड़ते हैं तो आपने महायुति की बात की, वहां जो गठबंधन था और यहाँ के गठबंधन में कई सीटों पर तो मतलब बेमेल गठबंधन है। बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन हो जाना, फिर कहीं कहीं पर एनसीपी एससीपी का गठबंधन हो जाना, ये जो गठबंधन है, लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। आपने कहा महायुति, लेकिन यहाँ तो गठबंधन ही बदल गया, तो लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, ये गठबंधन देखिए कि नगरीय निकाय के चुनाव महाराष्ट्र में हमेशा हर राजनीतिक दल अपने केडर के साथ और अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ता हुआ आया है। ये कोई नई चीज नहीं है। वहां महायुति में भी हम लोगों ने बैठ के पहले तय कर लिया था कि आने वाले दिनों में जो नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव है, इनमें हम लोग अपने अपने चुनाव चिन्ह पे अपने पार्टी के प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे। उसके पीछे एक मूल कारण ये होता है कि जो स्थानीय स्तर पे काम करने वाला कार्यकर्ता होता है, उसको एक ही अवसर मिलता है राजनीति में अपनी पहचान बनाने का, राजनीति में कुछ काम करने का, वो है नगरीय निकाय के चुनाव। और उसके तहत हम लोगों ने ये फैसला लिया है, तीनों लोगों के जो भी पार्षद जीतेंगे, अंततः सब लोग मिलजुल कर वहां पर महायुति के ही प्रत्याशियों को समर्थन देंगे। महायुति की सरकार, सर ये नया कॉन्सेप्ट आ गया, ये फ्रेंडली फाइट का जो कॉन्सेप्ट आया है बड़ा नया आ गया। वाचस्पति जी कांग्रेस से हमारे पक्ष रखने के लिए हैं। वाचस्पति जी, पिछले 2017 के चुनाव की अगर बात की जाए तो 31 सीटें कांग्रेस ने ले ली थी। इस बार क्या संभावना आप लोगों ने बनाई हुई है? क्योंकि इस बार तो फ्रेंडली फाइट, जो मैं कह रही हूँ कि बहुत जगह पे फ्रेंडली फाइट भी आप कर रहे हैं, आपके खुद के गठबंधन के लोग एक दूसरे के आमने सामने भी खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली फाइट है। हमारे सभी को पहले साथी, उन सबको कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं और समस्त दर्शकों को भी इस कार्तिक पूर्णिमा की सपरिवार मंगल कामनाएं। या आज के दिन जिस तरीके से उम्मीद थी कि शहरी क्षेत्रों में वोट कम पड़ता है, वही प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रहा है। जो 3:30 बजे तक हम लोग के पास डाटा है, उसके अनुसार लगभग 42%
वोट कास्ट किए गए हैं, जो लगता है संभवतः 50% अंतिम समय तक 5:30 बजे तक हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि परिस्थितियां, देश काल परिस्थिति चुनाव में हर बार अलग होती है और स्थितियां अलग होती हैं। जहां तक मुझे लगता है कि जो ठाकरे बंधुओं की जो एकता हुई है, उससे निश्चित रूप से शिंदे जी को नुकसान होगा, शिंदे जी की शिवसेना जी को नुकसान होगा, और इसके साथ साथ एनसीपी और शरद पवार के वोट भी कटेंगे। और जो इनके वोट कटेंगे, जो एनसीपी दोनों वोट, एनसीपी की बात कर रहा हूँ, उनके वोट आपस में तशद्दुद के कारण कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और हमें लगता है कि हमारी 33 की टैली थी, हम उसको और सुधार करेंगे। इस तरीके से महाविकास अघाड़ी के साथ हम मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स को कंसोलिडेट कर पाएंगे आप लोग? क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को लेकर जो बयान आए, बुर्का हिजाब वाली मेयर और प्रधानमंत्री और पता नहीं क्या क्या ये पूरे कैंपेन के दौरान सुनाई दिया, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोटर्स किसको देंगे, किसको पसंद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी पहली पसंद बनने वाली है क्या मुस्लिम वोटर्स की? देखिए, बड़ा चतुराई भरा प्रश्न आपने पूछा है कि अगर मैं उसको हाँ कर दूं तो आप दूसरा रूप ले लेंगे, और उसको ना करता हूं तो दूसरा रूप होता है। लेकिन हम लोग कभी जाति, धर्म, मिल्लत और धर्म की सियासत नहीं करते हैं। अरे सर, ये मत बोलिए आपकी पार्टी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये मत बोलिए। देखिए, जो सच है, हम तो कहते हैं कि कम से कम आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है ना, तो उसी क्लियर स्टैंड के साथ बताइए ना कि क्या लग रहा है आपको कि मुस्लिम वोटर्स आपकी तरफ आ रहे हैं? देखिए, वो तो हमारा मूल वोटर है ही। मैंने अभी आपको कह दिया था, मूल वोटर है ये, कांग्रेस ने कह दिया है मूल वोटर मुस्लिम उन्हीं का है। बीजेपी से शैलेश जी भी जुड़ चुके। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं सर, 10 सेकंड में पूरा कर लीजिए। हाँ जी, मैंने छुपे शब्दों में कहा था कि जो एनसीपी के दोनों धड़े हैं वो आपस में तशद्दुद हो रही है उनके बीच में, उनके वोट कटेंगे। अच्छा ठीक है, इसका जवाब मैं बृजमोहन जी से अभी ले लूंगी, लेकिन उससे पहले शैलेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से जल्दी से। इसके बाद हमारे ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। हालांकि उनसे मैं पहले जाना चाह रही थी, बट शायद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जुड़ नहीं पाए थे। लेकिन जल्दी से शैलेश जी आपके पास आ रही हूँ। भाई, कांग्रेस ने तो कह दिया उनके मूल वोटर्स मुस्लिम हैं, एनसीपी एससीपी भट्टी उनके जो वोट कटेंगे, ये कांग्रेस पार्टी के सर अभी तो आपने तुरंत, अरे अभी आपने कहा कि वो तो हमारे मूल वोटर्स हैं ही, तो आप किन की बात कर रहे थे? मैं इसीलिए कह रही हूं कि आप जरा बीजेपी से पूछ लूं कि भाई बीजेपी के मूल वोटर्स बीजेपी किसको मान रही है? क्या बीजेपी महायुति इस बार 2017 की हार का बदला ले लेगी? शायद शैलेश जी अभी दिख नहीं रहे, उनसे कनेक्शन टूट गया। जल्दी से हमारे दीपक चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है महाराष्ट्र के। दीपक, ऑल इन ऑल अगर देखें तो आज का इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट रहा, और लास्ट अभी अगर 6:30 बज रहे हैं, अभी एग्जैक्ट फिगर पता चल जाएगा कि टोटल कितनी वोटिंग परसेंटेज रहा है। आपकी नजरों से अगर इस निकाय चुनाव को समझें तो क्या आपने खास देखा इस बार? बिल्कुल लावनी, सबकी नजरें जो है बीएमसी चुनाव की तरफ लग चुकी हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि 9 साल बाद जो है ये चुनाव होने जा रहा है। लेकिन आज की वोटिंग की स्थिति देखें तो आज मुंबई में कई जगहों पर जो है वोटरों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जिस तरीके से जो फिगर 3 बजे तक की थी, 42% जो वोट है जो है वो मुंबई में हो चुका था। अभी 6:30 बज चुके हैं, मतदान करना जो है वो क्लोज हो चुका है। अभी कुछ ही देर में जो है वो फिगर आएगी, लगभग 52-53% के आसपास जो है ये वोटिंग पूरी मुंबई में हुई है। लेकिन कौन से मुद्दे रहे जो बहुत हावी रहे इस पूरे निकाय चुनाव के दौरान? जल्दी से बता दीजिए। देखिए मुंबई के जो चुनाव था, ये मुंबई का चुनाव हिंदू मुस्लिम तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी लावनी की जिस तरीके से मुंबई में घुसखोर बांग्लादेशियों का मुद्दा जो है वो काफी गर्म रहा है, क्योंकि मुंबई का जो इस्लामीकरण जिस तरीके से तेज गति से हो रहा है, उसी को लेकर जो है कई हिंदुत्ववादी नेताओं जैसे कि शिंदे और बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी, बिल्कुल बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात को रखा था। मुंबई किसकी बेहद खास आज का रणक्षेत्र है, क्योंकि महाराष्ट्र निकाय चुनाव खत्म हो चुका है और कल सुबह रिजल्ट का दिन है। रिजल्ट से पहले आज की रात बहुत भारी है, और इसीलिए आज ये चर्चा हो रही है कि इस पूरे प्रचार के दौरान इलेक्शन से पहले की जो परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों में कौन ज्यादा प्रभावी होकर सामने आ रहा है। हमारे साथ तमाम अतिथि लगातार जुड़े हुए हैं, सबका ब्रेक के बाद भी स्वागत करते हुए। और बीजेपी से मैं देख रही हूँ अब हमारे साथ शैलेश पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, स्वागत है आपका भी, और जरा जल्दी से बता दीजिए कि बीजेपी महायुति क्या 2017 का बदला लेने को तैयार है इस बार? देखिए, मुंबई में मुंबईकरों ने और मुंबई की जनता ने महायुति को
पसंद किया है, महायुति के लिए वोट किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री देवा भाऊ को मुंबई की जनता ने सर आंखों पर बिठाया है। जिस प्रकार का विकास का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देवा भाऊ ने पूरे देश में, पूरे मुंबई महाराष्ट्र में और विशेष तौर से मुंबई में जिस प्रकार से कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, रोडों का सीमेंटीकरण हो, नए नए उद्यान हो, नए नए शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान हो, अनेक विकास के कार्यक्रमों को देखते हुए मुंबईकरों ने इस बार महायुति का महापौर और भारतीय जनता पार्टी का महापौर मुंबई में बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, तो महायुति की आपने बात की, तो फिर तो ये क्यों कह रहे हैं आपकी बीजेपी का ही महापौर होगा? फिर तो वो शिवसेना शिंदे गुट का भी हो सकता है अगर महायुति की बात की जाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में जो ज्यादा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आएंगी तो महापौर भी भारतीय जनता पार्टी महायुति का होगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लग रहा है? प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ता की ये इच्छा होती है कि योगेश जी महापौर उसके पार्टी का बने। योगेश जी, तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है कि योगेश केदार जी जरा उनसे पूछ लेते हैं इस पर वो क्या सोच रहे हैं, फिर ब्रिजमोहन जी और संजय जी के पास आती हूँ। हाँ, योगेश जी क्या सोच रहे हैं? आपका ही गठबंधन, आपके ही साथी बोल रहे हैं बात। देखिए, चुनाव तो महायुति में लड़ा हुआ है, शिवसेना और बीजेपी दोनों ने साथ में मिलकर के लड़ा हुआ है। पिछली बार विधानसभा में सम्माननीय एकनाथ जी का चेहरा सामने करते हुए महायुति ने महाराष्ट्र में एक मेजॉरिटी की सरकार, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार लाई। फिर भी बाद में देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी वैसे भी अभी ये हो सकता है कि करेंगे, हम हमारी भी मांग रहेगी ना, तो भाई बन रही है तो हमने मुख्यमंत्री को उस समय कॉम्प्रोमाइज किया है, अभी हमारा महापौर तो बनना ही चाहिए, ऐसे तो मांग होगी। इस तरह से अभी तय नहीं हुआ है, जो भी पार्टी के शीर्ष नेतागण तय करेंगे वो हम लोग मान्य करेंगे। यहाँ पे आपको पता है, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है। अभी विश्वास और विश्वसनीयता पर ही बात हो रही थी और आप दोनों ने यहाँ पर ही बता दिया कि क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं जो वोटर्स होते हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आप मुस्कुरा रहे थे इस बात पर, क्योंकि लेकिन ये केवल यहाँ की जो परिस्थिति है, तो फिर तो चाहत तो आप लोगों की भी होगी कि क्यों नहीं एनसीपी से महापौर हो। फिर देखिए, मैं इसलिए मुस्कुराया कि सबसे पहले तो जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए, जिससे कि हम महायुति की वहां पर बहुमत आए। तो मुझे लगता है वो जनता का विश्वास हम लोगों को मिल रहा है। अब बात आती है कि फिर किसको मेयर बनने का मौका मिलेगा, किसको और मुख्यता से काम करने का अवसर मिलेगा। ये फैसला इस बात पे होता है कि किस पार्टी के घटक दल के, किस दल के कितने पार्षद चुनाव जीत के पहुंचे हैं, और उसके बाद फिर पार्टी के जो नेतृत्व होता है वो ये फैसला करता है कि हम यहाँ की इस क्षेत्र के लिए, इस नगर के लिए, इसके विकास के लिए हम किसको बेहतर समझते हैं, उसको वो नेता लोग अवसर देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी महायुति का प्रत्याशी मुंबई में खासतौर से आएगा वो निश्चित रूप से मुंबई से जुड़ा हुआ होगा और उसके मन में मुंबई को एक बेहतर शहर बनाने का एक सपना भी होगा और उसका एक संकल्प भी होगा। ये तो हर किसी के मन में होगा ब्रिजमोहन जी। ये तो अगर शिवसेना यूबीटी की बात करें, हम कांग्रेस की बात करें, तो हर कोई यही कहेगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि गठबंधन में गांठ नहीं हो, गठबंधन किसका मजबूत, ये महत्वपूर्ण है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा जो गठबंधन है उस गठबंधन में सामंजस्य भी है और विचारों की एकता भी है। वहां पर एक ही मुद्दा है हम लोगों का। देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा इस देश में यह है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के आम जनमानस में यह विचार पैदा कर दिया है कि अगर मोदी जी का समर्थन किसी को है तो वहां पर विकास होके रहेगा। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप दिल बड़ा दिखाएंगे, आप दिल बड़ा दिखाएंगे अगर आपको सीट पर जाकर आपकी महायुति जीत जाती है, और अगर मौका आपको मिलता है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आप दिल बड़ा दिखाएंगे, ये कहने की कोशिश आप कर रहे हैं। लेकिन संजय द्विवेदी जी, निश्चित रूप से हम लोग जो पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा वो जिससे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को शक्ति मिलती हो, जिससे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को शक्ति मिलती हो, उस फैसले के साथ हम लोग खड़े होंगे। आपके गठबंधन का क्या हाल होगा? और लवनी जी, कितना बड़ा मजाक है इस देश में कि एक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो 10 गारंटियां उसने घोषित की, लाडली बहन योजना,
फ्री भोजन थाली, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, 25 लाख नौकरियां, किसानों के ऋण माफ, बिजली बिलों में 30% कटौती, वृद्धाओं को 2100 रुपए पर मंथ देने की बात की। अभी आपने खुद देख लिया कि दोनों के विचार क्या है या तीनों के विचार क्या है, क्योंकि एनसीपी तो अजीत दादा पवार तो अलग ही हट गए ना, तो महायुति कहाँ बची है? महायुति तो नहीं है ना, ये जो महायुति बार बार कह रहे हैं बीजेपी वाले, महायुति नहीं है। अब तो 2 स्कूटर चल रहा है इस समय, टेम्पो तो चल गया, स्कूटर चल रहा है इस समय। जो हमारी बात है, जो उद्धव ठाकरे जी की बात है, उद्धव ठाकरे पे बिल्कुल अगर विश्वास ना होता तो 12% वोट जनता नहीं देती। 12% जनता ने वोट दिया। अगर हमारे पास पार्टी का नाम होता और धनुष्बाण होता तो शायद हम 70 सीटें जीतते, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग की मेहरबानी है, चुनाव इनके अंडर में है, ईडी इनके अंडर में है, जिस वजह से हमारा चुनाव चिन्ह चला गया। साहब आप बार-बार चुनाव चिन्ह पर ही क्यों टिक जाते हैं? सवाल तो चेहरे का भी है ना। देखिए, उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, तो पार्टी पे चुनाव चिन्ह तो किसी ने, मेरा सवाल सुनिए ना, आप ही को सुनिए, पार्टी के नाम नहीं दे सकते हैं आप, पार्टी के नाम नहीं, पार्टी के नाम रजिस्टर्ड होता है। अरे लेकिन एक बात तो सुनिए, चेहरे की भी तो बात होती है ना, चेहरे और विरासत की बात होती है ना। पुत्र तो उद्धव ठाकरे जी थे ना, पुत्र तो उद्धव ठाकरे जी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या उद्धव ठाकरे को पर क्या विश्वास है? नहीं, सुनी तो रही हूँ साहब, आप मेरा सवाल नहीं सुनेंगे, आप मेरे सवाल से भागेंगे तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा। मेरा सवाल पूरा सुनिए और इसके बाद बिल्कुल जवाब दीजिए। मैं चुनाव चिन्ह की बात आप जो कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र की बात आएगी तो उद्धव ठाकरे जी तो सुपुत्र हैं, तो जो वहां की जनता है वो ये भी तो देखेगी ना कि पुत्र कौन है, चेहरा कौन है, कौन सक्सेसर है। तो क्या उनका चेहरा भी नहीं काम कर पाया? क्यों नहीं उनका चेहरा काम कर पाया? 12% वोट मिला तो 12% से आप लोग संतुष्ट थे? 12% से आप लोग संतुष्ट थे? नहीं, आप ना डालते ना, चुनाव को कहना चाहिए था भाई पार्टी के नाम आप ये पहले नहीं आता, पार्टी के नाम ये है, आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव समझ में आती बात। ऐसे थोड़ी ना होता है कि हमने पार्टी का नाम दे दिया, एनसीपी पार्टी का नाम दे दिया, चुनाव चिन्ह दे दिया और उनको पार्टी का नाम दे दिया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, ये टोटल गलत है, बिल्कुल गलत है। संविधान सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के खड़ी की हुई है यहाँ पे कार्यकर्ता। अरे कितना मालूम है, मुख्यमंत्री थे, मराठी मुख्यमंत्री अभी भी है, बैठ गए कि हमारा महापौर ऐसे ही रो बैठ गए, ऐसे ही रो बैठ गए। अरे मुख्यमंत्री को मंत्री बना दिया गया, किसी को कोई पद नहीं दिया गया, बैठ गए डमरू बजाओ, डमरू बजाओ, डमरू बजाओ बीजेपी जाके। गद्दारों का अंजाम जो होता है ना, गद्दारी का पूरा मधुरा होता है, गद्दारी का बड़ा मधुरा हिंदुत्व के नाम पर गद्दारी आप लोगों ने की हुई है, मलाई गद्दारी आपने किया है। 2019 में हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव हमको हिंदुत्व को और गद्दारी आपने किया, नहीं दिया बदला चुनाव, गद्दारी उद्धव ठाकरे ने किया है महाराष्ट्र चुनाव पार्टी देने की वजह से है। आप पार्टी के नाम पर चुनाव पार्टी गद्दारी उद्धव ठाकरे ने कल करेंगे इसका फैसला, कल भी हो जाएगा। लेकिन जल्दी से दीपक अगर हमारे साथ जुड़े हुए हो, दीपक एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठा था मराठी गैर मराठियों का, और इस बार भी ये कहा जा रहा है गैर मराठियों का वोट किस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ गैर मराठियों की बात भी हो रही है। तो कुछ तो एनालाइज आपने भी किया होगा, हालांकि बस अब कुछ घंटे ही रह गए हैं, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है दीपक? दीपक क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मुझे लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंची। ये सवाल मैं शैलेश जी आपके पास लेकर आती हूँ। गैर मराठी वोटर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण वोटर्स होते हैं, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और ये इस बार भी बेहद खास निर्णायक भूमिका में रहेंगे। लेकिन किसकी तरफ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर तो ठाकरे ब्रदर्स सामने आने के बाद भी ये कह रहे हैं कि हम केवल मराठी अस्मिता नहीं, हम तो टोटालिटी की बात कर रहे हैं, हम समावेशिता की बात कर रहे हैं। महायुति के साथ मराठी और गैर मराठी दोनों मतदार जाएंगे। उसका ये कारण ये है कि पहले तो यूबीटी शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हिंदुत्व को छोड़ दिया, इनसे हिंदू समाज नाराज हो गया।
उसके बाद ये मनसे के साथ गठबंधन करके जो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी हैं उनको लात मारने की भाषा राज ठाकरे ने पूरा मुंबई से किया, जिसके वजह से उत्तर भारतीय परप्रांतीय और हिंदी भाषी नाराज हो गए। तो ये धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ऐसी स्थिति इस वक्त यूबीटी शिवसेना की है। और इसलिए मुंबई के अंदर ये पारंपरिक मराठी जो अपने आप को हिंदू समझता है वो हिंदू के रूप में यूपीटी के साथ नहीं गया, और जो गैर मराठी है, परप्रांतीय है, उत्तर भारतीय है, वो उत्तर भारतीय रूप में, क्योंकि उनको लात मारने की भाषा करते हैं, उनको मुंबई भगाने की भाषा करते हैं राज ठाकरे, और उसके साथ करने से करना मिलाते हैं ये उद्धव ठाकरे। तो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी तो यूपीटी के साथ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए ये कहीं के नहीं, ये घर के न घाट ये घर के न घाट के, मराठी और गैर मराठी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी महायुति के साथ एक ताकत बनकर उभरे, और यही दोनों की ताकत के कारण मुंबई में महापौर महायुति भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। वाचस्पति जी 20 सेकंड्स, बहुत निर्णायक रात है आज की। लोकसभा चुनाव में क्यों समर्थन दिया बीजेपी ने? ठीक है साहब, ठीक है संजय जी, आप ही के गठबंधन में भी ये हैं, तो कांग्रेस को भी बोल लेने दीजिए। 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए सर। वाचस्पति जी की बात होनी चाहिए। हाँ, 29 नगर महापालिकाओं की बात होनी चाहिए। अभी तक हम जितने डिस्कशन कर रहे हैं वो केवल मुंबई बीएमसी के चुनाव की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बड़े रोमांचक और बड़े आश्चर्यजनक नतीजे कल शाम तक आ जाएंगे, कल दोपहर या शाम तक जो आ जाएंगे। देखिएगा कि लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास किया है और उनके अलायंसेस पे किया, उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो तय करेगा। देखिए, महाराष्ट्र का मतदाता बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही परिपक्व है, और जब भी वो मतदान करता है तो बहुत दूर तक सोचता है। इसका परिणाम हमने विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा में जब मतदान हुआ था उससे देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जो मतदान होना है उसमें बहुत ही परिपक्वता के साथ मतदाता महायुति के ही प्रत्याशियों को अधिकतम काम करने का मौका दे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज की रात भारी जरूर है, लेकिन कल का दिन एक नया सूरज जब निकलेगा तो ये तय हो जाएगा कि जिस जनता जनार्दन की आप बात कर रहे हैं, असल में उस जनता जनार्दन ने किस पर विश्वास और विश्वसनीयता दर्ज करते हुए मोहर लगा दी है। एक बार फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर निकाय चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन अब आज की रात ये तय हो जाएगा। आज की रात भारी है और कल दिन में, कल सुबह का सूर्य ये तय कर देगा कि इस बार महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सिरमौर कौन रहा, सत्ता किसके हाथों पे गई। बीएमसी जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, 74,000 करोड़ से ज्यादा जिसका बजट हो, आखिर उस बीएमसी का बॉस कौन होगा। और जो भी तस्वीरें आएंगी वो स्पष्ट कर देंगी, क्योंकि कहने को ये छोटा चुनाव है, लेकिन जैसा मैंने बार बार कहा कि इसका राजनीतिक स्वरूप बहुत बड़ा है, तो इसका इंपैक्ट निश्चित रूप से आने वाले समय में बंगाल और असम के चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो तस्वीरों का इंतजार हमें भी रहेगा। फिलहाल रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।